हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन की क्लास में। मैं पुनः आपके समक्ष फंडामेंटल राइट सेगमेंट के साथ उपस्थित हूं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जाना था फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक चीज, जैसे कि राइट्स क्या होते हैं और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एवं किस प्रकार फंडामेंटल राइट्स इन बेसिक्स से जुड़े हुए हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के संपूर्ण प्रावधान एवं आर्टिकल, और साथ ही जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे बनेंगे उनको हम चर्चा में रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इसका चर्चा मिलता है। मेनली जो मैंने आपको बताया था, मुख्य रूप से जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है। इसका मतलब ये नहीं है कि मौलिक अधिकार 14 से 32 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक ही है, लेकिन 12 और 13 और उधर 33, 34, 35 में कुछ विशेष प्रकार का बात मिलेगा, विशेष प्रकार का चर्चा है मौलिक अधिकार के संबंध में। तो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार 14 से 32 तक के अनुच्छेदों में वर्णित है। तो कहिएगा कि अब 12 में क्या है और 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है इस भाग 3 से, तो उसको हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य, स्टेट को परिभाषित किया गया है। जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे छात्रों, तो बार बार राज्य शब्द का उल्लेख मिलेगा कि राज्यों को हर व्यक्ति के साथ एक समान रूप से या किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य भेदभाव न करे, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से, जाति, मूल धर्म, वंश, किसी भी आधार पर। तो यह जो बार बार राज्य शब्द की चर्चा आप देख पा रहे हैं, तो उसी राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है और इसमें कुछ तथ्यों को शामिल किया गया है कि राज्य में क्या क्या शामिल होंगे, साथ ही बतलाया गया है। तो केंद्रीय स्तर पे जो केंद्रीय विधायिका है और जो कार्यपालिका है, तो कहने का मतलब केंद्रीय स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को राज्य में शामिल किया गया है। राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को, पुनः स्थानीय निकाय, जितने भी स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय प्राधिकारी, चौथा अन्य प्राधिकारी। इन चारों को राज्य शब्द के अंतर्गत रखा गया है, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। इसके पीछे जो प्रयोजन है इन सभी चीजों को राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित करने का, वह इन सभी संस्थाओं को एक जिम्मेदार संस्था बनाने के उद्देश्य से यहां यह उल्लेख किया गया है। यदि इन संस्थाओं के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके लिए जिम्मेदार होंगे और आप इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर पिटीशन डाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपने जाना
कि केंद्रीय लेवल पे जो कार्यकारी है, जो न्यायिक है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, राज्य लेवल पे भी। स्थानीय प्राधिकारी में आपके पंचायती राज्य आते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे ग्राम पंचायत, फिर नगर पालिकाएं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इनको स्थानीय प्राधिकारी में शामिल किया गया है। अन्य प्राधिकारी को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत क्या क्या, कौन कौन सी संस्थाएं को रखा जाए। तो वे सभी संस्थाएं जो विधि या किसी कानून के द्वारा बनाई गई हो, जैसे कि सपोज करो कोई भी संस्था मान लो, जैसे कि LIC है, या फिर NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब वे सभी संस्थाएं, वे सभी बॉडी जो किसी न किसी कानून, किसी न किसी अध्यादेश, अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है। अगला, जो राज्य द्वारा राज्य के फंड पे जो संस्था कार्यरत हो, अर्थात वो राज्य के फंड पर अगर कोई आश्रित संस्था है, सरकार के फंड पे अगर कोई आश्रित संस्था है, तो उसे भी अन्य प्राधिकारी में माना गया है। अगला, जो राज्य द्वारा कंट्रोल होता है, अगर कोई संस्था राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जाए, उसे भी अन्य प्राधिकारी में रखा गया है। चौथा, अगर कोई संस्था राज्य का फंक्शनल मतलब कार्यात्मक अगर हिस्सा है, कार्यात्मक इकाई है, तो उसे अन्य प्राधिकारी में माना जाएगा। अगर इन सभी के माध्यम से अगर आपके मौलिक अधिकारों में हनन हो, तो आप सीधे तौर पर इसका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। क्योंकि यहां मैंने एक शब्द लिखा, राज्य द्वारा फंड प्राप्त। कहने का मतलब, सपोज करो अगर कोई सरकारी विद्यालय है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, और पूर्णतः सरकार द्वारा, या कम से कम 95% जो हिस्सा है वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है इसका फंडिंग के माध्यम से, तो अगर वहां पे आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो ये आपके मौलिक अधिकार के हनन के अंतर्गत आता है और आप इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई निजी विद्यालय है, अगर वह थोड़ा बहुत अगर आपके साथ भेदभाव कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को राज्य के अंतर्गत शामिल करने का उद्देश्य, इन सभी संस्थाओं को एक जिम्मेदार संस्था बनाया जाए, ताकि उनकी यह जिम्मेदारी रहे कि आपके मौलिक अधिकार का हनन ना हो पाए, और यदि हनन होता है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट, जो आपके मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा प्रोवाइडर और सबसे प्रमुख प्रोटेक्टर है, आप उनके शरण में जा सकते हैं। तो ओवरऑल यह था हमारा आर्टिकल 12, जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13 आर्टिकल 30। स्टूडेंट्स, अगर आर्टिकल 13 को आप देखिएगा, तो यह भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है। यही वह अनुच्छेद है जो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का एक सजग प्रहरी बनाता है। यही वह अनुच्छेद है जहां आपको चर्चा मिलेगा न्यायिक पुनरावलोकन का। तो मुख्य रूप से जो ये अनुच्छेद 13 संबंधित है, वो न्यायिक पुनरावलोकन से है, जुडिशियल रिव्यू से है। तो अनुच्छेद 13 मुख्य रूप से न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। अब प्रश्न आता है कि जुडिशियल रिव्यू
क्या है, क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत। तो जुडिशियल रिव्यू का बहुत ही सटीक एवं उचित शब्दों में आप परिभाषा जान ले कि यह वह शक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों को प्रदान किए गए हैं। इस शक्ति के अंतर्गत किसी भी कानून, किसी भी विधि, किसी भी अध्यादेश, अधिनियम की संवैधानिक वैधता का टेस्ट की जांच किया जाता है कि क्या यह जो नियम है, ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, क्या यह मौलिक अधिकार या भाग 3 से संगत है या नहीं है। अगर वह मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा है, मौलिक अधिकार में कमी लाने का कार्य कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकते हैं, नल एवॉइड कर सकते हैं। तो आपने जाना कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। यह किसी भी कानून या अधिनियम के संवैधानिक वैधता टेस्ट करने का एक प्रक्रम है। किसी भी कानून का संवैधानिकता चेक किया जाता है इस अधिकार के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 13 में 4 सब क्लॉज हैं। प्रारंभ में 3 थे, बाद में एक 24वां अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। तो ये सब क्लॉज नंबर याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो चीजें जो प्रावधान किए गए हैं वह आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 13 के पहला सब क्लॉज है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है संविधान लागू होने से पूर्व का लॉ, पूर्व के विधि। दूसरा जो 13 का 2 है उसमें है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा क्लॉज है, तो जो बार बार आप लॉ देख रहे हो यहां प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तीसरा में लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया कि क्या क्या चीज विधि के परिभाषा के अंतर्गत आएगी, क्या क्या चीज विधि के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो 13 का एक सब क्लॉज कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान के पूर्व का बना हुआ कोई भी कानून, विधि, नियम यदि संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार से असंगत है, अमेल खाता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जो 2 है वह बतलाता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान निर्माण के बाद अगर कोई ऐसा नियम आता है, कोई ऐसा कानून आता है, कोई ऐसा अध्यादेश आता है जो भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार को कम करने का कार्य करे या उस पर चोट पहुंचाए या उसमें न्यूनता लाने का काम करे, तो इसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। अगला 3 में लॉ के बारे में बताया गया है कि लॉ का परिभाषा दिया गया है कि किन किन चीजों को लॉ के अंतर्गत रखा जाएगा। तो लॉ के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नियम, कानून, कोई भी अध्यादेश, कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अधिनियम, उपनियम, किसी प्रकार के प्रथा, चाहे वह संविधान के पूर्व, संविधान के बाद, इन सभी चीजों को लॉ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और अगर यह लॉ मूल अधिकार में कमी लाने का कार्य करेंगे, यदि यह लॉ मूल अधिकारों में कमी लाने का कार्य करता है, तो उसे 13 के तहत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो इसके भाग 4 में अनुच्छेद 13 की चौथा सब क्लॉज है, इसमें एक चीज जोड़ा गया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको पता है कि भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के संबंध में उपबंधों का चर्चा मिलेगा। इसमें यह बतलाया गया है कि किस प्रकार संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं। तो आगे हम इसके डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार क्या क्या प्रकार हैं, लेकिन अभी इतना जानते हैं कि 13 के 4 में 24वां संविधान संशोधन के तहत यह नियम जोड़ दिया गया कि 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन और 368 में जो भी संशोधन करेंगे उसे हम बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उस पर अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा, अर्थात 368 के माध्यम से किया गया कोई भी अमेंडमेंट 368 अनुच्छेद 13 के शक्तियों से परे होंगे। अर्थात अगर कोई अमेंडमेंट 368 के अंतर्गत किया गया है तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर होगा, कि आधार सीमा से बाहर होगा। तो इस प्रकार आपने अनुच्छेद 13 में देखा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के अंतर्गत कोई भी नियम, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसे समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ डॉक्ट्रिन है जिस पर यह न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कार्य करता है, और ये डॉक्ट्रिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही अप्रोच को जब आप देखेंगे तो सबसे पहला जो डॉक्ट्रिन है, तो अगला टॉपिक दीजिएगा, लिखिएगा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है या हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो जो पहला डॉक्ट्रिन है इसे हम बोलते हैं आच्छादन सिद्धांत। आच्छादन सिद्धांत या इसी का दूसरा नाम है ग्रहण सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलेंगे इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखिए आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण सिद्धांत में आप देखेंगे कि यदि मान लो ये कोई लॉ है और जब इसके ऊपर, या यूं कहिए कि जब इसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का टकराव हो जाता है, अगर इसके ऊपर फंडामेंटल राइट ओवरलैप हो जाता है तो इस लॉ को समाप्त कर दिया जाता है, अप्रभावी कर दिया जाता है। लेकिन यहां एक विशेष चीज समझिएगा, यह लॉ पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, एक बेहोशी की हालत में, एक सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे सपोज करो जो संपत्ति का अधिकार है उसे अभी फंडामेंटल राइट्स नहीं रखा गया है, लेकिन कल को अगर कुछ वो समाप्त पूरी तरह से नहीं किया गया है, वो सुषुप्त अवस्था में चला गया है, लेकिन कल को अगर कुछ ऐसा प्रोविजन हो, कुछ ऐसा परिवर्तन आए तो वह पुनः जीवित हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो विधि है वह सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, भविष्य में वह सक्रिय हो सकते हैं, हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अगला जो डॉक्ट्रिन है उस डॉक्ट्रिन का नाम है पृथक्करण सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण सिद्धांत। पृथक्करण सिद्धांत में क्या होता है, सपोज करो यह एक कानून है और इसमें मान लो कानून है और इसके कुछ हिस्से मौलिक अधिकार से असंगत हो जाए, तब इसे समाप्त होना है। तो यहां क्या होगा कि जो हिस्सा मौलिक अधिकार से असंगत है सिर्फ उसे समाप्त किया जाएगा, सिर्फ उसे समाप्त किया जाएगा।
बाकी हिस्सा लागू रहेंगे। लेकिन किसी भी कानून का एक कोर पॉइंट होता है, एक कोर कंसेप्ट होता है। यदि वह कोर कंसेप्ट ही, कहने का मतलब पूरा कानून तो असंगत नहीं है, लेकिन उस कानून का जो मूल संरचना है, जो मूल चीज है, वह मूल चीज ही मौलिक अधिकार से असंगत है, उस स्थिति में पूरा का पूरा कानून नल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार से टकराव की स्थिति में है, तो उस कानून का जितना सा भाग मौलिक अधिकार से असंगत है, उस भाग को समाप्त कर दिया जाएगा, शेष भाग को रख लिया जाएगा। लेकिन वह शेष भाग जो बचा हुआ है, अगर वह बहुत ही कम बच रहा है, या जो उस कानून का मूल चीज है वह पूरा का पूरा कट चुका है, तो फिर थोड़ा सा भाग को बचा करके भी कोई फायदा नहीं है। इस स्थिति में संपूर्ण विधि, संपूर्ण कानून को नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो यह था पृथक्करण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है त्याग का सिद्धांत। अगर मान लो कोई व्यक्ति यह कह देता है कि हम किसी अधिकार का स्वतः त्याग करते हैं, किसी मौलिक अधिकार का स्वतः त्याग करते हैं, तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार पर कोई भी नियम बनाया जा सकता है। तो हालांकि भारत के संबंध में इस सिद्धांत का कोई विशेष उपयोग नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो वहां ऐसी स्थितियां कई बार देखने को मिली है। तो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और यही आपको समझना है मुख्य रूप से मूल ढांचा का सिद्धांत। प्रिय स्टूडेंट्स, समय जरूर अधिक लग सकता है हमारे साथ, परंतु अगर आप सही अप्रोच से पढ़ते हो तो जो आपकी ये पढ़ाई है इसकी प्रासंगिकता बहुत ही लंबे समय तक आपको रहेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। और मैं वादे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप फंडामेंटल राइट्स हमारे साथ पूरा समाप्त कीजिएगा तो आपने बहुत बार इस तरह से फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, लेकिन जो आज आप पढ़ रहे हैं यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण क्लास होगा आपके फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। तो हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे हम चलेंगे, लेकिन सभी मूल चीजों को लेकर चलेंगे।